जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का डिलाइट्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समझता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि मेरी अल्टरनेट क्लासेस होंगी, एक क्लास बायोलॉजी का दूंगा तो एक क्लास हिंदी का दूंगा। तो आज मेरा हिंदी का टर्न है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे बेसिक से, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। पढ़ाने को तो मैं डायरेक्ट आपको समाज से शुरू कर सकता था, अलंकार पढ़ा सकता था, छंद पढ़ा सकता था, सारी चीजें मैं पढ़ा सकता था, रस पढ़ा सकता था, लेकिन एकदम जीरो से हम देखेंगे। और बाद में जो छंद में मात्रा गणना की बात आती है ना, उसमें थोड़ी समस्याएं होती है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी के इस टॉपिक में वर्ण के विषय में, ठीक है। बात करते हैं वर्ण या अक्षर के विषय में, वर्ण या अक्षर, ठीक है। अगर मैं वर्ण या अक्षर की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात, सर वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो देखिए, अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अ का मतलब होता है नहीं। अक्षर का मतलब क्या होता है भाई? क्षर का मतलब होता है क्षरण होना या खंडित होना, ठीक है, या फिर इसी का अर्थ होता है टूटना। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि वे ध्वनियां जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वे ध्वनियां जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, वे ध्वनियां जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, क्या कहलाते हैं भाई? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। जिनका खंडित नहीं कर सकते, जिनको तोड़ नहीं सकते, जिनका क्षरण नहीं कर सकते, वही क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे मैं अगर कहूं अ, क्या अ को आप तोड़ पाओगे? तो ये क्या हुआ भाई? वर्ण हुआ। अगर कह दूं मैं क, अब देखिए क तो मैं बोल पा रहा हूं, लेकिन इसके नीचे मैंने क्या लगाया है? इसके नीचे मैंने लगाया है हलंत, यानी ये हलंते मोड़ हो गया। तो इसका उच्चारण जो होता है ना, अर्ध स्वर के रूप में होता है। एक सूत्र है संस्कृत में, एक मात्रो भवेत हर्ष्यो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लुतो गयो, अव्यंजनम च अर्धमात्रिकम। यानी जो व्यंजन होता है ना, उसकी आधी मात्रा होती है। तो जिसका आधी मात्रा होती है ना, उसका हम उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम इसको तोड़ भी नहीं पाएंगे। क हो गया इस तरह से, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये सब क्या क्या कहलाते हैं भाई? तो वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ण या अक्षर का मतलब ही होता है कि जो इसको ना तो क्षरित किया जा सकता, ना तो खंडित किया जा सकता, ना तो तोड़ा जा सकता है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर मैं बात करूं तो एक टर्म आपने सुना होगा, वर्णमाला। क्या सुना होगा भाई? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है भाई? वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखूं क के बाद क्या आता है तो कहेंगे सर ख आएगा। ख के बाद क्या आता है भाई? ग और घ अंग। ये क्या है भाई? कहेंगे सर ये वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। वर्णों का क्या भाई? व्यवस्थित क्रम है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा, जब व्यवस्थित क्रम में लिखा जाए क से ज्ञ तक। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, पहले च लिख दूं, फिर छ लिख दूं, फिर क लिख दूं, फिर ख लिख दूं, तो देखिए ये व्यवस्थित क्रम नहीं है, तो इसको मैं वर्णमाला नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हमारा डिफिनीशन कहता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। यानी जब क से ज्ञ तक एक व्यवस्थित क्रम में होगा, सुसंगठित रूप में होगा, उसी को क्या कहा जाएगा भाई? वर्णमाला कहा जाएगा। अगर मैं वर्णमाला की बात करूं, हिंदी वर्णमाला में अगर मैं बात करूं तो कितने कितने वर्ण होते हैं भाई? तो कुल 52 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा, कुल कितने वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में? तो कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। सीधा सीधा एक नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो क्या बताएंगे भाई? कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वर्णों को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, वर्णों को दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक तो आपका होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होगा भाई? पहला आपका होता है स्वर और दूसरा आपका होता है व्यंजन। वर्णों के अंतर्गत दो चीज आती है, एक आपका होता है स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती हैं, या हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों का सहयोग नहीं लेना पड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको स्वर कहा जाता है। ठीक है ना? अगर मैं कहूं, जैसे अगर मैं लिख दिया अ, अब बताओ अ को बोलने के लिए क्या किसी प्रकार के वर्णों की सहायता लेनी पड़ रही है? तो कहेंगे सर नहीं लेनी पड़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अ जो हो गया स्वर हो गया। अगर मैं कह दूं ई, तो क्या ई के उच्चारण के लिए आपको कोई लेना पड़ रहा है भाई किसी वर्ड को? तो कहेंगे नहीं सर। इसका मतलब ई भी क्या हो गया भाई? तो ई भी आपका क्या हो गया? स्वर हो गया। इसी तरह आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ये अंग तक याद रखिएगा, ये सब क्या है भाई? ये सब स्वर कहलाएंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती है, उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अगर मैं स्वरों की बात करूं तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है भाई? 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जिसमें से इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर, या इसी को लघु स्वर भी कहा जाता है, या इसी को छोटा स्वर भी कहा जाता है। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है भाई? दीर्घ स्वर, या इसी को बड़ा स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं ह्रस्व स्वर की बात करूं या छोटे स्वर या लघु स्वर की बात करें तो इसके अंतर्गत कितने आते हैं? हिंदी में 4 आते हैं। कौन कौन सा? अ, ई, उ और एक आपका री। ये 4 वर्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई? ये ह्रस्व होते हैं। अगर मैं दीर्घ की बात करता हूं तो दीर्घ के अंदर क्या क्या है भाई? देखिए, अ के बाद क्या आ जाता है? तो कहेंगे सर आ जाएगा। उसके बाद दीर्घ ई आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? दीर्घ उ आ जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा ए आता है, ओ आता है, ऐ आता है और औ आता है। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सर जो ह्रस्व स्वर है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी। और जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो दीर्घ स्वर की संख्या हो जाएगी 7। यदि आप इनको जोड़ते हैं तो 4 और 7 मिलके कितने हो जाते हैं? 11। इस प्रकार कह सकते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती। उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन आएगा भाई? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, ऐ, औ। याद रखिएगा, ये होते हैं 7। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे भाई? तो 11 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको जो शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं 13, लेकिन 13 नहीं होते हैं, इसमें 2 जो होते हैं ना, याद रखिएगा 2 जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? वो अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, अयोगवाह। अयोग का मतलब क्या होता है कि इन वर्णों का योग जो है हमारी वर्णमाला में नहीं है। अंक का तो होता ही नहीं, अ का तो है मैंने हमारी वर्णमाला में, लेकिन फिर भी हम उनको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका हमारी वर्णमाला में कोई जगह नहीं है फिर भी हम उनको क्या करते हैं भाई? पढ़ते हैं। तो उनको कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है भाई? अयोगवाह कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए, एक होता है अनुस्वार। ठीक है, एक होता है अनुस्वार और दूसरा जो होता है वो होता है विसर्ग। ठीक है भाई, तो अनुस्वार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो याद रखिएगा, अनुस्वार के अंतर्गत जो आता है वो आता है अंग, और विसर्ग के अंदर क्या क्या आता है भाई? तो विसर्ग के अंदर आता है अ। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो कुल कितने हो जाएंगे भाई? तो 13 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज जान लीजिए कि अगर हिंदी में स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितना बताएंगे? तो कहेंगे सर हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 13।
11 होती है और 2 अयोगवाह होते हैं। जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं ना, ये स्वर नहीं कहलाते बल्कि क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। फिलहाल में मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ये चीजें आ रही होंगी, कुछ क्या बहुतों लोगों को आ रही होगी, सबको आ रही होगी। लेकिन एक बार मेरा क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा, जो भी मैं वीडियो आपको देता जा रहा हूं आप देखते जाइएगा, हिंदी मजा आ जाएगा। आप पुलिस का तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप वहां हिंदी एज ए सिलेबस के रूप में पूछा जा रहा है तो मैं सारा क्वेश्चन फंसा दूंगा इसी से, याद रखिएगा। बस आप मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो स्वरों के बारे में पता चल गया। अब हम किसकी बात करते हैं, व्यंजन की बात करते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं भाई, तो कहेंगे वे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उनको क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। अगर मैं व्यंजनों की संख्या की बात करूं तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई, याद रखिएगा वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है भाई, 33 होती है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, वो होती है 33। ठीक है, अब इन 33 को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्यंजन कहां कहां होते हैं। याद रखिएगा, अगर मैं इन 33 व्यंजनों को पढ़ूं तो जो क से म तक होता है, क से म तक, ये होते हैं 25, जिनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है भाई, स्पर्श व्यंजन। देखिए जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि स्पर्श का मतलब क्या होता है, टच। स्पर्श का मतलब क्या होता है भाई, टच होता है। यानी कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में हवा और जिह्वा एक दूसरे को टच करते हुए बाहर निकले, उनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी या तो हवा रगड़ती हुई बाहर निकलेगी, या तो उस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा हमारे किसी, जो हमारे 5 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा और दंत, किसी न किसी को टच करके बाहर निकलती है, उसको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। नहीं, टच करके बाहर निकलती है। मैं अभी आपको फील कराता हूं, ठीक है। जैसे कहेंगे सर क से म में कहेंगे क आ जाता है, ख आ जाता है, ग आ गया, घ आ गया और अंग आता है। उसके बाद क्या होता है भाई, च, छ, ज, झ और इ हो गया। फिर क्या आता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ होता है। फिर क्या होता है, त, थ, द, न और क्या होता है, ठीक, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहां ध होगा, फिर यह न हो जाएगा। फिर क्या होता है भाई, प, प, ब, भ और म। देखिए ये क से शुरू था और म पे क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। तो क से म तक कितने वर्ण हुए भाई, 25 वर्ण हुए। कितने वर्ण हुए, 25 वर्ण हुए क से म तक। अब देखिए चूंकि इनको एक और नाम से जाना जाता है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 ये भी हो गए। तो देखिए इसका मतलब है कि 5 इधर से लेटर हैं और 5 इधर से लेटर हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो दोनों डायमेंशन बराबर होता है तो ये एक प्रकार का वर्ग बनाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सर स्पर्श व्यंजन है ना, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, किस नाम से जानते हैं भाई, वर्गीय व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए 5 5 में है, 5 इधर भी हैं और 5 इधर भी हैं, तो इसकी वजह से चूंकि डायमेंशन दोनों सेम हो गया, यानी लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है भाई, वो एक वर्ग बना लेता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होता है ना, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। लेकिन इन व्यंजनों का जो उच्चारण है ना, वो उच्चारण स्थान अलग अलग होता है।
देखिए अगर मैं क से म तक की क से अंग की बात करूं तो इनका उच्चारण होता है कंठ से। किससे होता है भाई? कंठ से होता है। अगर च से इय की बात करूं तो इनका उच्चारण होता है तालु से। ठीक है, यानी इनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसको कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण। इसका उच्चारण स्थान क्या है भाई? मूर्धा है। ठीक है, इसको कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण या मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, इसके उच्चारण स्थान की बात करें, इसका उच्चारण स्थान है दंत्य, यानी इनका उच्चारण होता है दांतों से। और अगर प से अगर म की बात करें तो इनका उच्चारण होता है ओष्ठ से। ठीक है, यानी कि क से अंग तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? कंठ वर्ण कहा जाता है। च से य तक के तालु कहा जाता है, तालु तालव्य वर्ण कहते हैं। और ट से लेकर के अड़ तक को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, यानी मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान होता है। और त से लेकर न तक जो होता है दंत्य वर्ण होते हैं, जबकि प से लेकर म तक कितने होते हैं भाई? वो होते हैं ओष्ठ्य वर्ण। अब मैं आपको फील कराऊंगा। अगर मैं कंठ की बात करूं तो एक बार आप क बोल के देखिएगा। बोलिए क। जब आप क बोलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आवाज जो है ना कहां से निकल रही है? कंठ से निकल रही है। ठीक है, आप उसी तरह ख, ग, घ, अंग जब आप बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो आवाज है ना वो आवाज कहां से निकल रही है भाई? कंठ से निकल रही है। तो यानी क का उच्चारण सीधा सीधा जानते हो ना, पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में जो वहां पे आपका हिंदी एज ए सिलेबस है वहां पर सीधा सीधा पूछा जाता है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप क्या बताएंगे भाई? कंठ होता है। ख का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी क, ख, ग, घ अंग का जो उच्चारण स्थान होता है ये क्या होता है? कंठ होता है। ये एक सूत्र होता है। ठीक है, कंठ जैसे होता है इचु यसानाम तालु, लिटु लसानाम दंता, ऋतु रसानाम मूर्धा, प फ जो होता है इसको कहा जाता है ओष्ठ। यानी इस तरह से संस्कृत के सूत्र से ये वर्ड को आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि संस्कृत मैं इसमें न ले आऊं, बस इतना आप जानते रहे। देखिए अगर मैं च की बात करूं तो आप च का उच्चारण स्थान क्या? मैंने क्या कहा? तालु। देखिएगा दांत के ऊपर का जो नरम तालु होता है ना उसी को तालव्य कहा जाता है, नहीं तालु कहा जाता है। एक बार च बोलने की चेष्टा करिएगा, बिना जिह्वा को आपके तालु को टच किए आप च बोलिए, चेष्टा करिए च च। आपने देखा क्या कि जो जिह्वा हमारी है ना ऊपर के तालु को जाकर टच कर रही है। अब बिना तालु को टच किए आप च नहीं बोल पाएंगे, और न ही बिना तालु को टच किए आप छ बोल पाएंगे, ना ज बोल पाएंगे, ना झ बोल पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये हुआ आपका स्पर्श व्यंजन। मैंने पहले ही बताया ये क्या है भाई? स्पर्श व्यंजन है। और किसको टच कर रहा है? तालु को टच कर रहा है। इसकी वजह से कैसा वर्ड हो गया? तालव्य वर्ड। यानी कह सकते हैं कि अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सर ज का उच्चारण स्थान क्या है तो एक बार बोल कर देख लीजिएगा, कहेंगे सर तालव्य होता है। क्या होता है भाई? तालव्य होता है। अगर आपका झ का पूछ ले कि झ का उच्चारण स्थान क्या होता है तब भी क्या बताएंगे? तालव्य होता है। जब अगर आपसे च, छ, ज, झ इं तक का पूछ लेगा कि इसमें उच्चारण स्थान क्या है, यानी कहां से उच्चरित होते हैं वर्ड, तो आप बताएंगे कि सर तालव्य से होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बात करता हूं ट की मैं बात करूं या ठ की बात करूं या ड की बात करूं या ड़ की बात करूं। देखिए अगर आपको ट बोलना हुआ, मूर्धा आपको बताऊं, देखिए नरम तालु के ऊपर वाला जब यहां आपकी जीवा जाती है ना तो उस स्थान को जो कठोर तालु होता है ना उसी को मूर्धा कहा जाता है। तो एक बार आप ट बोलने की चेष्टा करें, देखिए आपकी जीवा जो है ना ऐसे घूम करके ऊपर वाले तालु को टच कर रही है। एक बार ट बोलिए, देखिए क्या है? ट जब आप बोल रहे हैं तो जाकर के ऊपर टच कर रही है, यानी मूर्धा को टच कर रही है। उस उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। बिना मूर्धा को टच किए न तो आप ट बोल पाएंगे, न तो ठ बोल पाएंगे, न तो ड बोल पाएंगे, न तो ढ बोल पाएंगे, न तो अड़ बोल पाएंगे। एक बार कोशिश करके देख लीजिए, बिना टच किए जीवा न तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ आप नहीं बोल पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये सर कि ये भी किस प्रकार का वर्ण है, तो कहेंगे सर स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 25 होती है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सर ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बताएंगे? मूर्धा है। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? वो मूर्धा है। यानी मूर्धा से ही बोला जाता है। बिना जिह्वा को मूर्धा बिना टच किए न तो आप ट बोल पाएंगे, न तो ठ बोल पाएंगे, न तो ड बोल पाएंगे, न तो अड़ बोल पाएंगे। समझ में आया? एक बार आप खुद फील करिए, मैं आपको हिंदी फील कराने वाला हूं, रट्टा मराने वाली बात नहीं मेरे अंदर। ठीक है,
चलिए अगर मैं बात करता हूं त की, देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कहेंगे सर दंत्य होता है। यानी जब हमारी जीवा ऊपर वाले दांत को जाके टच करती है तब जाकर के हम त बोल पाते हैं। एक बार आप चेष्टा करिए बोलने का, बोलिए त। देखिए जीवा जा करके सीधा सीधा ऊपर वाले दांत को क्या कर रही है, टच कर रही है। बिना ऊपर वाले दांत को टच किए ना तो आप त बोल पाएंगे, ना तो थ बोल पाएंगे, ना तो द बोल पाएंगे, ना तो ध बोल पाएंगे, ना तो न बोल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि थ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या बताएंगे भाई, दंत्य है। क्यों क्यों दंत्य है, क्योंकि जब तक हमारी जीवा ऊपर वाले दांत को नहीं टच करती तब तक मैं इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या हो जाए भाई, दंत्य हो जाएगा। तो प्रश्न जैसे पूछा जाता है मैं आपको साथ साथ लेते चल रहा हूं। अब बात आइए सर ओष्ठ्य वर्ण, जैसे प, फ, प, भ, म। अगर आपको प बोलना हुआ तो आपके दोनों होस्ट जो है ना आपस में जब तक नहीं टच होंगे, स्पर्श नहीं होंगे, तब तक ना तो आप प बोल पाएंगे, ना तो फ बोल पाएंगे, ना तो ब, न भ, न म बोल पाएंगे। एक बार चेष्टा करिए, क्या बिना दोनों होठों का टच किए आप प बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो ना। इसका मतलब सर अगर इनमें से कोई चीज आपसे पूछ ले कि इनमें से सर बता दीजिए कि फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कहेंगे सर ओष्ठ होगा, क्योंकि बिना होस्ट को दोनों होठों को टच किए मैं प, फ, ब, भ, म नहीं बोल पाऊंगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अच्छा, जानते हैं क्या, जो बच्चा होता है ना वो अनुकरण से सीखता है, अनुकरण से सीखता है। बच्चा जो होता है ना वो अनुकरण से सीखता है। तो देखिएगा जो छोटा बच्चा होता है जब आप उसको खिलाने जाते हैं तो बच्चा नहीं समझ पाता कि आप क्या बोल रहे हैं, बस वो इतना कवर करता है कि ये बोल रहे हैं तो इनके होठ क्या हो रहे हैं, इनके होठ हिल रहे हैं, यानी ऊपर नीचे टच हो रहे हैं। वो इतना अनुकरण करता है इस चीज का। इसीलिए पहली बार अगर बच्चा जो होता है ना वो पापा का उच्चारण पहले करता है, पा पा ऐसे पहले बोलता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि ये जो बोल रहे तो इनके होठ क्या हो रहे हैं, क्योंकि अंदर किसको टच कर रही है जीवा उसको थोड़ी पता है, कंठ को टच कर रही है कि मूर्धा को, तालु को, होष्ठ को, दंत को, ये तो नहीं पता है। लेकिन उसको ये पता होता है कि जो उसकी होष्ठ हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसकी वजह से सबसे पहले वो क्या बोल पाता है, पापा वर्ड बोल पाता है, पापा शब्द बोल पाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है ना अनुकरण से सीखता है। इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, तो कहेंगे सर 25 होती है। कहां से कहां तक, तो क से म तक होती है। इन स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए 5 ऊपर 5 नीचे, तो इस प्रकार एक वर्ग बनाया, तो इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि क से अंग तक का जो उच्चारण स्थान होता है उसको किससे बोला जाता है, कंठ से, जिसका संस्कृत में सूत्र होता है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। ठीक है। अगर च से छ की बात करें तो होता है इचु यसा नाम तालु। ट से अड़ की बात करें तो रीटू रसाड़ा मूर्धा, ये संस्कृत का सूत्र है। त से न की बात करें तो लिर्तु लसा नाम दंता, और जबकि प से फ की बात करें तो उपुप पद्मानिया नाम ओष्ठव होता है। ये संस्कृत की चीजें हैं, लेकिन आपको हिंदी जानना है। उम्मीद करते हैं आप इतना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि व्यंजन में स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हुई थी भाई, 25 हुई थी। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद होता है अंतःस्थ वर्ण। क्या होता है, अंतःस्थ वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है, तो अंतःस्थ वर्णों की भी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है, तो कहेंगे सर य, व, र, ल। ये जो 4 वर्ण होते हैं ना इनको क्या कहा जाता है, अंतःस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण का मतलब होता है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो हवा है ना वो हम अंदर ही समा जा रही है। जैसे बोलेगा यो, वो, रो, लो, ऐसा लग रहा है कि जो हवा है ना वो कहां समा रही है, खुद अंदर की तरफ जा रही है। इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अंतः का मतलब होता है अंदर की ओर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी हो गई भाई, 4 हो गई, जिनमें से इन दोनों को यानी य और व को याद रखिएगा अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, अर्धस्वर कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है, तो य और व को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। अगर मैं पुलिस एग्जाम की बात करूं,
शिक्षक भर्ती की बात करूं तो जब याद रखिएगा, अगर कहीं पे य और व न मिले, इन दोनों में से कोई वर्ड मिल जाए तब भी आप सही कर दीजिएगा, क्योंकि र और ल भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नॉर्मल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आप केवल य और व को क्या बताएंगे, अर्धस्वर बताएंगे। लेकिन अगर आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं या फिर आप पुलिस का भर्ती देख रहे हैं, उस दौरान अगर ये दोनों वर्ड आपको नहीं मिलते हैं तो ये मत समझिएगा कि ये गलत दे दिया क्वेश्चन, इनमें से कोई मिलेगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाए होंगे। तो देखिए 25 और 4 को मिला दिए, कितने हो गए भाई, तो कहेंगे सर 25 और 4 अब तक 29 वर्ड हो गए। मैंने क्या बताया था कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल 52 होती है। पूरे हिंदी में वर्णों की संख्या कुल 52 होती है, लेकिन वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या मैं बताया था, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, जिनमें से आपने देखा 29 हो गई। अब मैं बात करने जा रहा हूं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन, अगर मैं ऊष्म व्यंजन की बात करूं तो याद रखिएगा, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, देखिए ऊष्म का मतलब ही होता है गर्म। ऊष्म का मतलब ही क्या होता है भाई, गर्म होता है। ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आता है भाई, ये आता है श, श, श और ह। ठीक है, ये 4 वर्ण किसमें आते हैं, ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ऊष्म का मतलब क्या होता है, तो ऊष्म का मतलब गर्म होता है। तो इसका मतलब सर गर्म व्यंजन का क्या मतलब है, गर्म व्यंजन का मतलब ये है कि जब मैं इन वर्णों का उच्चारण करता हूं ना, तो हवाएं जो बाहर आती हैं, हमारे जिह्वा को जो हवाएं होती है ना, वो हमारे उच्चारण स्थानों को रगड़ती हुई बाहर आती हैं, जिसकी वजह से आप जानते हैं ना, जैसे आप हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है, उसी प्रकार हवाएं जब आती हैं, बाहर निकलती हैं इन वर्णों के उच्चारण के दौरान, तो वो रगड़ती हुई हमारे उच्चारण स्थानों को आती हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। यदि आप जानते हैं ना, इन 100 में अलग अलग, इस स को क्या कहा जाता है, इसको तालव्य स कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है भाई, तालव्य स कहा जाता है। यानी इसका जो उच्चारण, इस स जो हम लोग बड़े स कहते हैं, कुछ लोग इनको बड़ा स कहते हैं, इसका उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है, इसकी वजह से इसको तालव्य स कहा जाता है। इसके उच्चारण की बात करें तो इसका उच्चारण जो होता है वो मूर्धा से होता है, इसकी वजह से इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। और इसका जो उच्चारण होता है ना, ये किससे होता है, तो ये होता है दांत से, यानी इसीलिए इसको दंत्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, दंत्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि ये जो तीनों स है ना, ये अलग अलग उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स स स स बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं इस स की बात करूं तो इसका उच्चारण कैसे होगा, तो कहेंगे सर तालु से, यानी हमारी जिह्वा किसको टच करेगी, तालु को, जैसे बोलेंगे स। लेकिन अगर मैं इस स की बात करूं तो इसका उच्चारण कैसे होगा, तो ये देखिए मूर्धन्य स, यानी इसका उच्चारण मूर्धा से होगा, यानी हमारी जिह्वा जो है ना, वो मुड़ करके मूर्धा को टच करेगी, तब मैं इसका उच्चारण कर सकूंगा, जैसे स। और ये जो स है ना, इसका उच्चारण किससे होता है, तो कहेंगे सर इसका उच्चारण हमारे दांतों से होता है, यानी जब जिह्वा हमारे दांतों को, ऊपर वाले दांत को टच करेगी, तब हम स बोलते हैं स। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसी के उच्चारण में सबको लपेट लेते हैं। चल भैया स स स स स स स, देख लीजिएगा जिह्वा जा करके रगड़ती हुई बाहर आ रही है। अब मैं फील कराने जा रहा हूं कि गर्म कैसे आ रही है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस वाले हिस्से पे जब आप बोलेंगे श श श, इस पे फील करिएगा, देखिएगा श श श ह, इस पे जब आप फील करेंगे तो आपको जो वायु है ना, वो गर्म नजर आएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार इन वर्णों को क्या कहा जाएगा भाई, तो इन वर्णों को कहा जाता है ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगा सर, 4 ये हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 33 हो गए। यानी हम कह सकते हैं सर, जो आपका वर्णमाला होता है, वर्णमाला होता है, इस वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कुल वर्ण की बात करें तो कुल तो आपके 42 हो जाते हैं। कैसे, वर्णमाला की मैं बात कर रहा हूं, 11 तो आपके स्वर हो गए और 33 आपके क्या हो गए, व्यंजन, सॉरी 44 हो जाएंगे, ये 44 हो जाते हैं वर्णमाला में। लेकिन हिंदी वर्ण में अगर कुल वर्णों की संख्या पूछ ले कि हिंदी में सर, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी हिंदी भाषा में, तब बताएंगे सर हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है स्वर, अगर स्वरों की संख्या पूछ लेगा तो 11, अब व्यंजनों की संख्या पूछ लेगा तो क्या बता देंगे, व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है ना, और मैं इस 33 व्यंजनों को आपके सामने बताया, जिनमें से याद रखिएगा 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, य व रल, और 4 क्या होते हैं, ये 4 होते हैं ऊष्म वर्ण, जिसकी वजह से कुल मिला के कितने हो गए, 33 हो गए।
ठीक है। लेकिन एक वर्ड जो छंद में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, आपने इन वर्डों के अलावा ये पढ़ा होगा, संयुक्त वर्ड की बात करें तो उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं उसके विषय में बता रहा हूं। चलिए बात करते हैं संयुक्त वर्ड की। ठीक है, संयुक्त वर्ड, अब तक आप इस चीज से अनभिज्ञ होंगे। संयुक्त वर्ण आपने बस इतना सुना होगा कि स जो आपका स्र होता है, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, इसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। लेकिन नहीं, आप इस चीज से अनभिज्ञ है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी बताई जाती है भाई? 4 बताई जाती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, संयुक्त वर्णों की संख्या 4 नहीं होती, बल्कि वे सबके सब संयुक्त वर्ण होते हैं जिसमें एक आधा वर्ण मिले और एक पूरा वर्ण मिले, वो सबके सब क्या हैं? संयुक्त वर्ण है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन विशेष तौर पे याद रखिएगा, छंद में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संयुक्त वर्ण। कभी देखते हैं ना आप लोग, छंद जब गिनते जाते हैं कि उसमें मात्राएं कितनी हैं, जो मात्रिक छंद होता है, जब उसमें आप गिनने जाते हैं कि मात्रा के आधार पे छंदों को गिनते हैं, तो उसमें कभी एक मात्रा कम एक मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो कहां से होती है वो, इसमें लोग समझ नहीं पाते, संयुक्त वर्ण को पकड़ नहीं पाते हैं। तो आप जानिएगा संयुक्त वर्ण किसे कहेंगे? तो जिसमें, जिस वर्ण में, जिस शब्द में, सॉरी वर्ण में नहीं बल्कि कहेंगे जिस शब्द में, जिस शब्द में एक वर्ण आधा व एक वर्ण पूरा हो, एक वर्ण क्या हो भाई? पूरा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे याद रखिएगा, क और स मिलकर बनता है छ। देखिए ये क्या है? एक वर्ण आधा है, मैंने कहा जिसके अंदर हलंत लग जाएगा, वो कैसा वर्ण होता है भाई? आधी मात्रा का हो जाता है। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, यानी व्यंजन की आधा मात्रा होती है। जो शुद्ध व्यंजन होते हैं, जिनके नीचे हलंत लग जाता है, उनको शुद्ध व्यंजन कहा जाता है, जिनका उच्चारण करना संभव नहीं है। तो इसके अंदर देखिए व्यंजन है, तो आधा का और पूरा स मिलके क्या बना भाई? छ बना। तो ये क्या हुआ? संयुक्त वर्ण हुआ। अगर मैं कह दूं ज और इय मिल के क्या बनता है, तो कहते हैं सर ज्ञ बनता है। तो देखिए इसमें एक आधा वर्ण एक पूरा वर्ण है, और क्या बना भाई? ज्ञ मिला। स देखिए, स और र मिलके क्या बनता है? स्र बनता है। स और र बन के क्या बनता है भाई? स्र बनता है। और त तथा र मिलकर के क्या बनता है? त्र बनता है। यानी जिसमें एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संयुक्त वर्ण। ठीक है, अब कहेंगे सर इसके अलावा और कौन कौन से संयुक्त वर्ण हो सकते हैं? तो मैंने जो डिफिनीशन लिखा है बस आप इसी का इस्तेमाल करिएगा। जिस शब्द में एक आधा वर्ण हो और एक क्या हो भाई? पूरा वर्ण हो, उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। देखो अगर जैसे मैं लिखता हूं युद्ध, अब बताओ भाई, कहेंगे सर हमने तो केवल छ त्र ज्ञ स्र पढ़ा था, ये संयुक्त वर्ण है। नहीं, ये भी संयुक्त वर्ण है, क्योंकि संयुक्त वर्ण में एक वर्ण आधा है और एक वर्ण क्या है? पूरा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि इसमें कौन पूरा है, ध पूरा वर्ण है या द पूरा वर्ण है? युद्ध मैंने जो लिखा है उसमें ध पूरा वर्ण है या द पूरा वर्ण है? तो बहुत लोग सीधा कह देंगे कि सर ध जो है वो आधा है और द जो है पूरा है। नहीं, आधा वर्ण होता है द और पूरा वर्ण होता है ध, और इनको जब मिला देंगे एक पूरा और एक आधा वर्ण मिल करके क्या बन जाएगा? तो कहेंगे सर ये बन जाएगा संयुक्त वर्ण। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगर मैं बात कर लेता हूं, जैसे कहते हैं धर्म, तो धर्म में बताइए भाई, धर्म में क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर एक वर्ण देखिए, ये जो म है ये संयुक्त वर्ण है कि नहीं है? क्योंकि इसमें र भी है। याद रखिएगा, इसमें आधा र और पूरा क्या है? म है। तब जाकर के म पे रेफ की मात्रा लगी है। इसकी मात्रा लगी है, रेफ की मात्रा। तो कह सकते हैं कि धर्म में भी कैसा वर्ण होगा? तो ये भी एक प्रकार का संयुक्त वर्ण होगा। कैसे? क्योंकि इसमें एक आधा वर्ण है और एक क्या है? पूरा वर्ण है।
तो कभी भी आज के बाद आप नहीं कहेंगे कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है। अगर वर्णमाला के आधार पर अगर पूछ ले तो आप कहीं कहीं जो क्लास 1 से 8 तक में ग्रामर वगैरह हिंदी के होते हैं वहां आप कह सकते हैं 4। ठीक है। लेकिन अगर मैं संयुक्त वर्ण की बात करूं तो संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो कहेंगे सर जो संयुक्त वर्ण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी कोई संख्या नहीं होती, बल्कि एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण मिलकर क्या बनाता है, संयुक्त वर्ण बनाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। हालांकि पूरी बेसिक से मैं चल रहा हूं और इनका इस्तेमाल छंद में देखिएगा बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। अभी तो मैं संयुक्त वर्ण भी कई प्रकार के होते हैं, मैं इनको भी अभी तोड़ के पढ़ाने वाला हूं, जो मैं छंद आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक मैं आज के लिए यहीं छोड़ता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर चलिए कल मिलता हूं आपके साथ। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू या आपके जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। एक बार सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।